अस्सलाम वालेकुम। स्कर्दू टीवी के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं ज़िशान मेहदी और ख़वातीन के हुकूक़, उनकी मुश्किलात और उनके हल के हवाले से तसलसल के साथ हमारे प्रोग्राम्स जारी है। और आज इसी सिलसिले के एक और प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हम कानूनी नुक्ता नज़र से इन मसाइल को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कानून में कितनी गुंजाइश है ख़वातीन को अपने हुकूक़ हासिल करने में, या वो किसी मसले का शिकार हो जाती हैं तो वो कहाँ अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं और कैसे इन मसाइल से वो निकल सकती हैं। इस हवाले से बात करने के लिए दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं जनाब यासीन एडवोकेट बल्तिस्तानी साहब, जो कि साबिक वज़ीर है, वज़ीर बराए कानून है गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के, और इसके अलावा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान के नायब सदर रह चुके हैं और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन स्कर्दू के सदर रह चुके हैं और इस वक्त अमली तौर पर वकालत कर रहे हैं और बहुत सारे केसेस को डील करते हैं और इस तरह के मामलात का सामना करते रहते हैं। यासीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने दावत दी और बोलने का मौका दिया। और दूसरी हमारी मेहमान एक खातून है जो कि अमली तौर पर मैदान में मौजूद हैं। पुलिस में इनकी नौकरी है। इंस्पेक्टर गुलशन निसा साहिबा, जो कि इस तरह के मामलात को बराह रास्त डील करती हैं। तो गुलशन निसा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पहले हम चलते हैं यासीन एडवोकेट की तरफ और इनसे हम सवालात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सवाल ये है कि क्या मुल्की जो कवानीन है वो ख़वातीन को हकूक़ दिलाने में, उनके मसाइल हल करने में, क्या मुल्की कवानीन उसकी ज़मानत देते हैं या किस हद तक मददगार हैं? ज़ीशान साहब, ये जो आपका सवाल है बहुत ही जामे सवाल है और बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। ख़वातीन के जो इशूज़ हैं, उनके मसाइल हैं, उनके हुकूक़ हैं, उनको डील करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए स्पेशल लॉज़ मौजूद हैं, जनरल लॉज़ मौजूद हैं, जो कि यकीनन और कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे बड़ी कानून तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जो कि हर शख्स की, भले वो खातून हो या मर्द हो, उसके जो बुनियादी हुकूक़ हैं उसको गारंटी करता है और उसमें कोई किसी किस्म की इम्तियाज़ नहीं है कि मर्द के लिए ज़्यादा हुकूक़ हैं तो ख़वातीन के लिए कम, ऐसा नहीं है। तो ख़वातीन और मर्द इक्वली स्टेटस रखता है मुआशरे में कानूनी नुक़्ता निगाह से और उनके बराबर के हुकूक़ हैं। सही सही, लेकिन क्या ये अमली तौर पर भी है? असल में सवाल यहाँ पे उठता है, जो कवानीन बनाए गए हैं क्या वो अमली तौर पर उन पे उसी हिसाब से अमल हो रहा है? क्या यहाँ पे मर्दों के लिए ज़्यादा मौक़े है कानून से फ़ायदा उठाने की और ख़वातीन के लिए कम है, क्या ऐसा है? ये कानून में तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि मर्द के लिए अलग स्टेटस तो ख़वातीन के लिए कम स्टेटस वाली बात नहीं है। लेकिन यकीनन जिस मुआशरे में हम रहते हैं उसमें बहुत सारे समाजी वजूहात हैं। उन वजूहात की बुनियाद पर यकीनन एक समाजी नाहमवारी जो है मौजूद है, जिसकी में ख़वातीन को की जो हुकूक़ है उनको यकीनन जो है बहुत हद तक जो है वल्नरेबल जिसे कहते हैं हम कानूनी इस्तिलाह में, मसाइल का सामना है उनके लिए। और वो मौक़े और वो जो हुकूक़ जो कानून उनको गारंटी करता है वो यकीनन जो है वो उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं जो कि कानून को गारंटी करता है, और ये यकीनन ये सिनफ़ी इम्तियाज़ मौजूद है। सही सही, क्योंकि आप खुद तो प्रैक्टिस करते हैं, आप अदालतों में पेश होते हैं मुख्तलिफ लोगों के मसाइल लेकर, तो ख़वातीन भी आपके पास यकीनन आती होंगी। तो आम तौर पर किस तरह के इशूज़ लेकर ख़वातीन आती हैं? जिस मुआशरे में हम प्रैक्टिस करते हैं, मैं प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पे बल्तिस्तान में और गिलगित में हाई कोर्ट में और सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान में हम प्रैक्टिस करते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे पास जो केसेस आते हैं वो सबसे बड़ा जो वॉल्यूम होता है केसेस की जो नंबर के हवाले से, वो इनहेरिटेंस का है। इनहेरिटेंस का जो है वरासत के जो मामलात के जो इशूज़ हैं वो ख़वातीन बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। वरासत का मतलब उनको जायदाद में जो अल्लाह और रसूल ने जो कुरान और शरीयत में उनको हुकूक़ रखे हुए हैं तो वो उनको कमा हक़ नहीं दिया जाता है, जो कि यकीनन एक लम्हे फ़िक्रिया है। जबकि कानून और शरीयत दोनों जो उनको उस चीज़ की गारंटी करता है और वरासत के मामलात ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा जो है फौजदारी मुकदमात भी आते हैं जिसमें जो है ज़ना के केसेस आते हैं और जो डोमेस्टिक वायलेंस हैं, मियाँ बीवी के झगड़े हैं, तशद्दुद है, ये केसेस भी जो है अल्लाह के फज़ल बल्तिस्तान में अगरचि ये चीज़ें कम हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसका एक और पहलू है ज़ीशान साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो हम बात कर रहे हैं कि वो केसेस की, उन केसेस की जो रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि उनके साथ जो ज़्यादती हो रहे होते हैं, उनको वरासत में हुकूक़ नहीं मिल रहे होते हैं, उनके साथ घरेलू नाइंसाफ़ियाँ हो रहे होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे होते हैं, वर्क प्लेसेस पे वायलेंस हो रहे होते हैं। लेकिन समाजी कुछ वैल्यूज़ हैं, अक़दार हैं,
उनसे वो उस प्रेशर में कि अगर मैं एक चीज़ कंप्लेन करके सामने लेके आऊँ तो मुआशरे में जो लोग होंगे वो मुझे किस निगाह से देखेंगे। तो अपनी जो बदनामी है उससे बचने के लिए बहुत सारे केसेस रिपोर्ट नहीं करते हैं जो कि सामने नहीं आते हैं। यानी माशरती प्रेशर उनके पास, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं जो आपने जायदाद में हिस्से का जो मामला उठाया, ये बहुत अहम है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। इससे पहले चूँकि आप वज़ीर क़ानून रहे जीबी असम्बली में, तो वहाँ पे आपने क्या देखा उस सतह पे ख़वातीन के हुकूक़ को इंश्योर करने के लिए या ख़वातीन को मज़ीद हुकूक़ दिलाने के लिए कानून साज़ी हो रही है इस वक्त की असम्बली, या आगे चल के आप ऐसा देखते हैं कि कानूनी हवाले से मज़ीद पेशरफ़्त की कोई गुंजाइश है? इस पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट केयर टेकर, जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी, जो अभी इससे पहले जो 2020 में हम आए, और अभी जो पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उससे पहले केयर टेकर गवर्नमेंट में हम आए थे, तो उसमें जो है लेजिस्लेशन हमारा डोमेन नहीं था। असम्बली की जहाँ तक बात है इस वक्त, उससे पहले असम्बलियाँ रही हैं, अभी जो एग्जिस्ट असम्बली है उस हवाले से असम्बली में जो इनेक्टमेंट्स हैं, कानून साजी है, वो कहीं पे खातिर ख्वाह होते हुए नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कम अज़ कम अभी इससे पहले वाले एरा में और अभी के एरा में ख़वातीन स्पेसिफिक होके, वुमेन स्पेसिफिक होके कोई लेजिस्लेशन सामने नहीं आई है और नहीं अभी तक कम अज़ कम सामने आ रही है। सही सही सही। अच्छा, जो आपने जायदाद में हिस्से की बात की, ये एक ऐसा इशू है जिस पे मुसलसल बात हो रही है और इस मसले को बार बार उठाया जा रहा है, इसके बावजूद इसमें कोई बेहतरी अभी तक हमें नज़र नहीं आती है। तो बुनियादी तौर पर क्या है, कानून क्या कहता है और शरीयत क्या कहती है कि एक खातून का जायदाद में कितना हिस्सा है और किस तरह से दिलाया जा सकता है? वरासत का जो मामला है उसको है तो बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन उसको मैं समराइज़ करके दरिया को कोज़े में बंद करने की कोशिश करूँगा, अगर मैं कामयाब हुआ तो। ये है एक बाप की कोई जायदाद है, बाप जायदाद रखता है, उसके बेटे हैं या बेटियां हैं, औलाद हैं, तो पहली बात तो यही कि वरासत उस वक़्त डिवॉल्व होता है या वरासत उस वक़्त औलाद तक जाता है जब बाप हयात में ना हो, यानी कि बाप की वफ़ात के बाद औलाद वरासत के पाने के हकदार होते हैं। इसका मतलब ये हुआ बाप के हयात में औलाद वरासत पाने के हकदार नहीं है, वरासत का सवाल नहीं होता, यानी कि इनहेरिटेंस ओपन नहीं होते। बाप फौत होने के बाद वरासत या इनहेरिटेंस ओपन हो जाते हैं। तो उसमें शरीयत, जो शरीयत है वही कानून है, और पाकिस्तान की आइन है उसके बुनियादी जो शिक़ है उसमें ये गारंटी किया हुआ है, उसमें कंडीशन रखा हुआ है कि कोई भी कानून पाकिस्तान में ऐसा नहीं बनेगा जो कि इस्लाम और शरीयत के उसूल हैं उससे मुनहरिफ हो या उसके मुतसादिम हो, ऐसा कानून साजी नहीं हो सकेगा, और अगर हुआ तो उसकी कानूनी अहमियत नहीं होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। लिहाजा इन मामलात में, जो वरासत के जो मामलात में, तो वही कानून है जो शरीयत कहता है, शरीयत में जो चीज़ है वही कानून है, उसी की एप्लीकेबिलिटी अमल दरामद होती है। तो ये अलग सी कोई चीज़, शरीयत और कानून में यहाँ पे कोई तजाद नहीं है, दोनों एक ही नुक्ते पर है और दोनों के पास एक ही कानून है। जी, इस हवाले से मैं कहना चाहूँ, लेकिन एक आध चीज़ें हैं कानून जो यकीनन थोड़ा सा अभी अंडर डिबेट हैं, जिसको उस एक्सेप्शन के साथ उसको मिनहा करके बाकी सारी चीज़ें जो है कम बेश वही हैं कि जो शरीयत है वही कानून है। ठीक है, बुनियाद वही है जनाब। वरासत के जो उसूल हैं, जो शरीयत ने जो उसूल तय किए हैं वही कानून है, जो शरीयत में हुकूक रखे हैं वही कानून है और वही उनको मिलता है। उसमें बेटा 2 हिस्सा और बेटी 1 हिस्सा, यानी कि निस्फ हिस्से के बेटी मालिक है और 2 हिस्से के फुल हिस्से का, यानी कि 2 हिस्सा बेटे का और 1 हिस्सा बेटी का, ये जो उसूल तय किया गया। ठीक। अच्छा, आपने जो गुफ्तगू की उससे नतीजा ये निकलता है कि कानून और शरीयत में इसमें कोई तजाद, कोई इख्तिलाफ नहीं है और बुनियाद दोनों की एक है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि माशरे में ये जो इशू है जायदाद का और वरासत का, ये बहुत ज़्यादा हमेशा इशू बनता रहता है और बाज़ औक़ात घरों में इसी हवाले से बड़े झगड़े होते हैं और भाई और बहन का और रिश्तेदारों का आपस में उनके ताल्लुकात भी ख़राब हो जाते हैं। और बहुत जगहों पे हमने देखा है कि जो बाप की वफ़ात के बाद जो लड़के हैं, जो भाई हैं, वो बहन को हिस्सा नहीं देते हैं और वो ऐसा समझते हैं कि ये उनका हक़ है। हालांकि जैसे आपने गुफ्तगू की, शरीयत और कानून के वाज़ेह इसके ऊपर अहकामात हैं। तो ऐसा आदमी जो इन अहकामात के बावजूद बहन को या ख़वातीन को हिस्सा नहीं देते, उसके लिए कानून में क्या सज़ा है या उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर बिलफ़र्ज़ भाई जो है ना, बाप के हयात के बाद वरासत डिवॉल्व होने के बाद भाई बहन को उसकी इस्तदा करने के बावजूद अपनी वरासत में जो इस्लाम और कानून में उसके हक़ मुअय्यन है वो देने से इनकार करता है, उसकी वरासती जो हक़ देने से इनकार करता है,
जी, तो अब तो ये जो पीनल क्लास में आ गया है पाकिस्तान पीनल कोड में, यानी कि पीनल क्लास में उसको काबिल मुस्तलज़िम सज़ा है, यानी जी, कि काबिल ताज़ीर है, उसके ऊपर बाकायदा वो जुर्म के डेफिनेशन में लाया गया है, उसके लिए बाकायदा सज़ा है। ठीक। और पाकिस्तान पीनल कोड के दफ़ा जो है 498A, हम्म, 498 अलिफ जो इसी चीज़ को डील करता है, उसमें सज़ा मुअय्यन किया गया है। अगर कोई भाई जो है बहन की हक को देने से इनकार करता है, इनकारी है, तो उसके ऊपर बाकायदा जो फौजदारी कानून इसके हिसाब से कार्रवाई होगी। और उसके बाकायदा जो है सज़ा है, वो सज़ा जो है 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, या जो है 10 लाख रुपए तक की जुर्माना भी हो सकती है। ये जो कानून में उसकी सज़ा मुअय्यन है। और बुनियादी नुकता ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो जहालत का बाइस है, ये तमाम मसले मसाइल जो कि भाई बहन को हुकूक नहीं देते हैं, ये जहालत का जो है मुंह बोलता सबूत है। और दूसरी बात हिर्स, लालच और जो है दुनिया परस्ती की जो है का मामला है। वो अगर ना जो है एक भाई जो है जायदाद उसको अजीज है, उसको अच्छा लगता है, तो उसके बहन है, उसके भी जो बच्चे हैं, उसके भी पेट हैं, उसकी भी ज़रूरियात होते हैं। सही। जितना जो है ज़रूरत जो भाई का है, उतना ज़रूरत बहन का भी है, ठीक। उसकी भी माली मजबूरियाँ होती हैं। तो इसीलिए बहुत सारे वजूहात हैं, ये जो शरीयत में जो हिस्सा जो मुअय्यन किए हुए हैं, सही। ऐसा नहीं किया गया है। तो सही। दुनिया में जब इंसान आते हैं तो हर इंसान की अपनी ज़रूरियात होती हैं, इसी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़िंदगी को आसानी के साथ जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से जस्टिफाइड वे में आगे लेके जाने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के जो उसूल तय किया है इस्लाम ने, उसके पीछे बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है और सही। वही कानून भी है। तो मेरे ख़्याल में कोशिश करना चाहिए कि हमें जो माशरे में इस चीज़ को बावर कराएं, लोगों को एजुकेट करें, और ठीक। जो है उनको आगाही दिलाएं कि ना कि ये जो बहन है ये कहीं और से नहीं आई है, आपके ही बहन है, बिल्कुल। वालिदैन की औलाद हैं, हम्म, आपका बहन है, हम्म, तो आपके ये हुकूक हैं तो उसके ये हुकूक है। आप अपने हुकूक जितना आपको अजीज हैं, उसी तरह जो बहन को अपने हुकूक उसको अच्छा जी, लगता है, जो कि सही। उसका हक है। तो सही। ये जो सही। आगाही सही। की जरूरत है बहुत बहुत ज़्यादा। अच्छी आपने गुफ्तगू की, इस पे कुछ और जुज़ियात में बात हो सकती है, लेकिन वक्त चूंकि कम है, एक जुज़ पे हम ज़रूर बात करेंगे। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बेवा ख़वातीन हैं, वो अपने बच्चों के साथ दर बदर की ठोकरें खाती रहती हैं, इस वजह से कि उनके शोहर का जब उसकी वफ़ात हो गई, तो उसका बाप, यानी शोहर का बाप उस वक्त ज़िंदा है और जायदाद तकसीम नहीं हुई है। उस सूरत में ये महरूमुल इर्स ग़ालिबन इसको कहा जाता है कि इख्तियार चूँकि बाप के पास है, यानी बच्चों के दादा के पास है, तो वो बच्चे और वो खातून जो बेवा हो चुकी है, वो उस हक़ से महरूम रह जाती है। इस पे भी कोई कानून है? इस पे क्या किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत ज़बरदस्त। और जो है इस वक्त जो हमारे सोसाइटी में ये वो सवाल है कि जो कि कम व बेश जो है पाया जाता है, और बहुत सारे केसेस अदालतों में भी इसी हवाले से जो है ज़ेर समाअत है, मुकदमात के फैसले भी हो चुके हैं। इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि एक बाप है, वो जायदाद रखता है, और उसके बिलफर्ज मिसाल के तौर पर उसके 5 बेटे हैं। 5 बेटों में से एक बेटा फौत हो गया बाप के हयात में, और बेटा शादीशुदा है और उसकी औलाद है, तो उसको शरीयत की इस्तिलाह में महरूमुल इर्स कहा जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, शरीफ फ़ुक़हा में भी शरीफ ठीक। फ़ुक़हा में भी इस हवाले से, इस पॉइंट ऑफ इख्तिलाफ व्यू है। से कुछ अख्तलाफ़ात ज़रूर हैं। सर। कुछ कहते हैं सही। नहीं, उनको भी मिलना चाहिए, उनकी अपनी तवज्जुहात है, और जो दीगर फ़ुक़हा और जो है शरीफ अथॉरिटीज़ हैं, वो कहते हैं कि नहीं मिलता है। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, हमारी सोसाइटी में नाहमारियों के बावजूद जो है आपको बहुत सारे बेशुमार एग्जाम्पल मिलेंगे कि जो कि दादा क्या करता है, अपनी हयात में जब बेटा फौत होता तो अपने पोते पोतियों को, जी। मुतवफ़ी बेटे की जो औलाद है, उनको अपने हयात में प्रॉपर्टी जो गिफ्ट करता है, यानी कि उसको सही। हिबा करके दे देता है। इसी हवाले से कंट्रेरी में बात करूँ, आपका जो पहले जो सवाल था शरीयत और कानून में कितने ममासिलात हैं, तो उसमें मैंने कुछ एक्सेप्शन की बात की थी, एक आध जी। एक्सेप्शन की। वो एक्सेप्शन जो है यही था जिसकी ठीक। आपने अभी सवाल की। वो ये था कि मुस्लिम शरीयत में तो नहीं मिलता है, बिल्कुल मेजॉरिटी ऑफ अथॉरिटी जो फ़ुक़हा की, वो कहते हैं नहीं मिलता है महरूम औलाद को, पोते पोतियों को दादा की जहर में उसमें ऐसा से। नहीं मिलता। लेकिन मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 4 के तहत, जो कि मुल्की राइजुल वक़्त कानून है, उसके दफ़ा 4 के तहत ये कहा गया है, ये बाकायदा लेजिस्लेशन है, उस मरहूम के जो बेटे बेटियां हैं, उनको भी जो है उसी तरीके से उतना ही हिस्सा पाने का हकदार होगा जिस तरीके से अगर उनका बाप हयात होते। तो यानी कि ये जो शिक है सेक्शन 4 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का,
ये इस प्राइम फेशियाई बादी नज़र में इस्लामी जो इंजंक्शन है जो हमने अभी अर्ज किया उससे थोड़ा मुतसादम है। और आपको मैं साथ में ये भी बताता चलूँ, ये जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का 1961 की जो कानून की जो सेक्शन 4 है, जो कि महरूमुल इरसी की जो बात उसको नेगेट करता है, या कि लॉजिकली देखने में हम जैसे एक आम आदमी के लिए वो जस्टिफाइड भी लगता है, उसकी जो हैसियत है और उसकी स्टेटस है, उसकी वैलिडिटी है कानूनी, उसको जो है चैलेंज किया गया है। और वो फेडरल शरीयत कोर्ट में इस वक्त जो है जेर सब जुडिस है। आया ये इस्लाम के तालीमात के मुताबिक हैं या खिलाफ है, उसके ऊपर अभी तक फाइनल कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट से या सुप्रीम शरीयत फेडरल शरीयत कोर्ट से फाइनल अथॉरिटी से इस चीज़ को हाँ में या ना में फैसला नहीं होता है, तब तक ये कानून इस वक्त राइजुल वक्त है। तो कानूनी इस्तिलाह में और कानूनी लिहाज से वो जो महरूम इरसियत वाली बात है वो नहीं बनता है, कानूनन मिलता है, लेकिन शरीय इस्तिलाह में उनको नहीं मिलता है। ये थोड़ा सा तजाद आपस में शरीयत और कानून में अभी इस वक्त जो इबहाम है वो मौजूद है। चले हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर इंसाफ पर मबनी फैसला आएगा। और अभी आपने बात की अपनी गुफ्तगू के दौरान फैमिली लॉस की, तो एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि क्या यहाँ पर ख़वातीन के लिए अलग से अदालतें मौजूद है या फैमिली कोर्ट यहाँ पर मौजूद है, और अगर मौजूद है तो उसका प्रोसेस किस तरह से चलता है? दो बातें कहना चाहूँगा इस हवाले से। एक तो है ये जो आइले कवानीन है, इन मामलात को कहते हैं आइले कवानीन के मामलात ना। ये कानून अलग चीज़ होती है, अदालतों का जो क़याम है फोरम्स वो अलग चीज़ है। तो इस हवाले से इसकी जो मामलात हैं उसको डील करने के लिए पाकिस्तान में एक और कानून है, एक्ट है या ऑर्डिनेंस 1964 का, ये मुझे जहन में नहीं निकल रहा। 1964 के कानून है कि जो मुस्लिम फैमिली लॉज की जो ऑर्डिनेंस है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए फोरम मुकर्रर करता है वो फैमिली कोर्ट्स है, जो कि पाकिस्तान के दीगर खित्तों में मौजूद है। बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान में ये चीज़ जो है यहाँ पे एक्सटेंडेड नहीं है, तो यहाँ पे स्पेशल लॉ कवानीन अदालतें यहाँ पे फैमिली कोर्ट्स नहीं है। अलबत्ता ये कहना चाहूँगा जो हमारे जो सिविल कोड है उसको एडिशन में हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है एम्पावर किया हुआ है। जो भी मामलात आते हैं, फैमिली मैटर्स हो, जो भी हैं वरासती मामलात हैं, वही सिविल कोर्ट उसको जो है डील करता है और सिविल कोर्ट के अख्तियार समात में ये मामलात आते हैं। सही सही। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछ के फिर हम दूसरे केस की तरफ जाएंगे कि एक शायद हमारी गुफ्तगू में भी ये कहीं जिक्र हुआ है कि यहाँ ख़वातीन को कुछ और मसाइल का सामना है जो बज़ाहिर नज़र न आने वाली चीज़ें, जैसे हरासमेंट है। अगर ख़वातीन को कोई तंग कर रहा है, खातून को कोई तंग कर रहा है, तो उसका साबित करना ज़रा मुश्किल एक मरहला होता है। और लेकिन इससे आगे कुछ चीज़ें वाज़ेह हैं, जैसे ज़बरदस्ती की शादी है, ये बिल्कुल वाज़ेह है। और घरों में तशद्दुद के वाक़यात भी बाज़ औक़ात बिल्कुल सामने आते हैं। ये बात भी मैं आपको बता दूँ कि आमतौर पर ये गुफ्तगू होती है हमारे माशरे में कि हमारे यहाँ ख़वातीन पर तशद्दुद नहीं होता। तो आप इस हवाले से आपकी क्या राय है? ज़ीशान साहब, बात यह है कि कोई भी मुआशरा दुनिया में आप देखें, वहाँ पे बिल्कुल वायलेंस फ्री मुआशरा आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जब इंसान रहते हैं, दो या दो से ज़्यादा अफराद ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ये सोशोलॉजी का बुनियादी उसूल है, वहाँ पे अख्तलाफात ने जन्म लेना है। जब अख्तलाफात जन्म लेते हैं तो फिर वो अख्तलाफात बढ़ के बाद वायलेंस तक भी पहुँच जाती हैं। बाज़ अवक़ात जो सीवियर किस्म के जो है नताइज का भी बाइस बनता है। तो ये मामला तो होते हैं। हाँ, ये जो वायलेंस हैं, ये जो क्रूअल्टीज़ हैं और ये जो सिनफी इम्तियाज़ की जो बातें हैं, ये दुनिया के हर मुआशरे में लाजिमन पाया जाता है। अलबत्ता उसका जो रेशो ऊपर नीचे कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे कम हो सकता है, नोयत मुख्तलिफ हो सकती हैं, तो दुनिया के हर मुआशरे में पाई जाती है। तो हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे और ख़ास करके गिलगित बल्तिस्तान और बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपने सवाल पूछा, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि यकीनन तशद्दुद या वायलेंस हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है, यकीनन होता है। और अगर कोई कहे कि बिल्कुल नहीं होता तो मेरे हिसाब से वो जो है गैर फितरी और इलॉजिकल बात होगी। वो एक नेचर से, नेचुरल जो बिहेवियर है उससे मुनहरिफ होने वाली बात होगी। कि मैंने अर्ज़ किया, दो या दो से ज़्यादा अफराद इज्तिमाई नहीं गुजारते हैं तो अख्तलाफात ने जन्म लेना है। सही, यानी अगर मर्दों पे भी हो रहा है तो ख़वातीन पे भी लाजिम सी बात है। हाँ, एक चीज़ ये है कि जहाँ पे ख़वातीन पे हो सकता है तो ये भी हो सकता है, मैं आपको यहाँ पे सिंथी इम्तियाज़ की उधर ही जो है ना ख़वातीन की तरफ से मर्दों पे भी हो सकते हैं।
सही बहुत सारे सही मामलात में आपको मर्द मजलूम नजर आएंगे, सही। ऐसा लेकिन नहीं है। चूंकि हमारे माशरे में मर्द जो है वो ताकतवर है, जी, तो यकीनन ज्यादा इसका शिकार खवातीन ही होती ये हैं। यकीनन यकीनन जो इज्तिमाई तौर पर ओवरऑल बात करेंगे तो यकीनन हमारी जो क्योंकि ये तो सोसाइटी है ताकतवर ही मेल कर सकता है डोमिनेंट, ना, जी जी तशद्दुद तो ताकतवर ही कर जी, सकता है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो यकीनन जो है मर्द की जो रोल है, मर्द का जो क्या स्टेटस वो ऊपर है, और खवातीन जो है रेसेसिव है, जिसे हम कहते हैं मर्द डोमिनेंट है, खवातीन रेसेसिव है, तो यकीनन खवातीन जो इस चीज़ का जो ज़्यादातर शिकार बनते हैं, और वो जो है मोहल्लाती सतह पे भी हो सकती हैं, घरेलू घर के अंदर भी हो सकते हैं, घरेलू नाचाकियों की सूरत में, इवन की पब्लिक प्लेस पे भी, यहाँ पे वर्क प्लेस पे भी जहाँ पे खवातीन जो जॉब करती हैं वहाँ पे भी हो सकती है। ज़रूरी सही नहीं है सही। कि खवातीन के ऊपर जो आप सिंफी जो इम्तियाज़ की बात वो करते घर हैं, में ही तशद्दुद हो। की बात करते हैं, हाँ एक तो मैं ये भी बताता चलो, मेरी जो फील्ड है, एजुकेशन बैकग्राउंड मेरी क्रिमिनोलॉजी में मेरी मास्टर्स है, तो मैं उस हवाले से थोड़ा सा तनकीदी निगाह जी जी वो रखता हूँ, तो उस सब देखना चाहूँगा कि दो किस्म की तशद्दुद होते हैं, खवातीन के हवाले से बात करते हैं तो एक जिस्मानी तशद्दुद होती है, दूसरा नफ्सियाती टॉर्चर सही होती है, जिसे सही। साइकोलॉजिकल टॉर्चर कहते हैं। जी जी तो ज़रूरी नहीं है कि खातून के ऊपर जो है मर्द जो है या उसको शोहर जो है फिजिकल कोई चीज़ मार के उसको जो सर फोड़े या उसको हाँ उसको चेहरे पे कोई तेजाब फेंक के उसको ठीक चेहरा खराब करे, ज़रूरी नहीं है। ठीक। बगैर तशद्दुद के फिजिकल उसकी ज़िंदगी इस तरीके से उजरन हो सकती है, उसकी ज़िंदगी जो है ना जहन्नम बन जाती है, वो यानी नफसियाती तौर उसको जो है ना यानी सुबह शाम उसको कुछ कहता यकीनन रहे, कुछ ताने दे, कोई कोई और बात करें जिससे वो हर्ट हो यकीन जाए। उसकी जो शख्सियत है, उसकी जो अना है, उसको जो है ना मजरूह करते हैं, उसको जो है ना मिट्टी में मिला देते हैं, उससे ठीक इंसान जो है ना ठीक ख़त्म हो जाता है। वो भी ठीक तशद्दुद की एक जो है ठीक ठीक बदतरीन जो है मिसाल होती है। ठीक ठीक। तो इस हवाले से मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आपने जो कुछ बातें की तो हमने मैं जो इसमें ऐड करूँ सर, आपको माजरत के साथ कि वो चूंकि मैंने ज़बरदस्ती की शादी की भी बात की थी, जी क्या जी, वो भी इसी पैराए में हम इसको देख सकते हैं? ये भी एक तशद्दुद की शक्ल है। ये बिल्कुल है। तशद्दुद हर वो चीज़, मेरे हिसाब से मैं इसको सिंप्लीफाई ये करना चाहूँगा, हर वो चीज़ तशद्दुद के ज़ुमरे में आते हैं जो कि इंसान की बुनियादी और उसकी अपनी जो मर्जी के खिलाफ हो। वो जो वायलेंस है वो सही फिजिकल भी हो सकती है, सही वो नफसियाती तौर पर भी हो सकती है, मेंटल हो सकती है। तो ये जो आपने कहा कि मर्जी के बगैर जो शादी करना, बिल्कुल सही कह रहे, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के दुनिया के बहुत सारे खित्तों में है, हमारे यहाँ पे भी बाज़ वक़्त आपको मिसालें मिलेंगे कि जो एक औरत जो है या खातून या लड़की है, वो शादी करना नहीं चाहती हैं, जबकि उसके जो वालिदैन हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके फैमिली वाले हैं, उसके ख़ानदान लोग हैं, वो ज़बरदस्ती उसके विल के खिलाफ, उसकी मर्जी के बगैर ज़बरदस्ती उसकी शादी कराते हैं। वो भी एक तशद्दुद है। ठीक वो नफसियाती तौर पर खातून जो है बिल्कुल यकीनन जो है कोफ्त सी और जो है अजियतनाक जो है सूरत गुजरती है। तो सही वो ये मैं बता दूं, ये जो ज़बरदस्ती की जो शादी है, ये कानून में जुर्म है, ठीक ये बाकायदा कानून में जुर्म है, उसको कानून की इस्तिलाह में उसको पीनल क्लास में लाया गया है। और ये जो बगैर मर्जी की शादी करते हैं, वो कराते हैं, तो वो जो कसूरवार जो मुलजमान हैं, जो ये चीज़ें कराते हैं, उनकी 2 साल तक की सज़ा जो है कानून में मुकर्रर है, ठीक। तो वो काबिल सज़ा भी है। सही सही। अच्छा, मैंने आखिरी सवाल की बात की थी, लेकिन एक एक आपकी इजाज़त से मैं आखिर में चाहता हूँ कि एक मैसेज अच्छा जाए लोगों के पास, कि ये जो सारी बातें हमने की, सारे मामला हमने डिस्कस किए, मसाइल को हमने डिस्कस किया, तो इनका हल क्या हो सकता है? यानी एक खातून अगर किसी जगह पे है जहाँ वो तशद्दुद का शिकार है, मसाइल का शिकार है, तो वो अपनी आवाज़ कैसे अदालत तक लेके जाएं? ये प्रोसेस ज़रा अगर आप समझा दें, एक ऐसी खातून को जो दूर दराज देहात में बैठी है। ये बहुत अहम सवाल है, और मैं ये कहना चाहूँगा इससे पहले कि आपकी रियायत से एक चीज़ मैंने किया था मेरे पहले वाली गुफ्तगू में, ये जो बात है ख़वातीन में, ख़वातीन को वरासत में जो हिस्सा नहीं देते हैं, यकीनन भाई जो बहन को हिस्सा नहीं देते हैं, ये भी जो पीनल क्लास में शामिल है, यकीन वो काबिल मुस्तलज़िम सज़ा जिसे कहते हैं, वो पनिशेबल ऑफेंस है। पीपीसी में, पाकिस्तान पीनल कोड में इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया गया है, बाकायदा अमेंडमेंट के थ्रू इसको इनकॉर्पोरेट हुआ है। और ये जो सेक्शन 498 अलिफ यानी कि 498 ए पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड का जो कानून है, उसके अंदर इस चीज़ को प्रोवाइड किया गया है। अगर कोई भाई जो है अपने बहन को वरासत में हिस्सा देने से इनकार करता है, तो उसके ऊपर सज़ा क्या है? वो सज़ा जो 10 साल तक की सज़ा है, और 10 साल से इसके सज़ा के अलावा है, या जो 10 लाख रुपए तक की जुर्माना भी हो सकती है। यानी कि भाई अगर बहन को हिस्सा नहीं देती है, तो ये उसके कंसिक्वेंस है। दूसरी बात मैं आपकी उस पर आना चाहूँगा, मुतालिका जो सवाल है, ये टोटली मैटर ऑफ अवेयरनेस है मेरे हिसाब से। दूर दराज के इलाके जहाँ पे तालीम आम नहीं है, या जो है नाख्वानदगी के जो शर बहुत ज़्यादा है,
तो वहाँ पे यकीनन ये बात है, आज भी वहाँ पे ये तस्वुर किया जाता है कि अगर कोई बहन अपने भाई से अपने हक की बात करे तो फिर मुआशरे में उसको एक स्टिग्मेटाइज पर्सनैलिटी बना दिए जाते हैं कि ये देखो, ये वो खातून है जो अपनी भाई से हक मांगता है, हाँ। वरासत मांगता है, बिल्कुल, मतलब वरासत मांगता है, बहुत बड़ा जो है जुर्म किया जैसे ऐब की हैसियत से जो है मुआशरे में पेश किया जाता है। यकीन यही सबूत है जो कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी होने का, मर्द हजरात की जो मर्द हजरात सारी चीज़ों को अपने हक में इस्तेमाल करते हैं, ख़वातीन के लिए कोई जो है सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखना। लेकिन हल यही है कि वहाँ पे जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो भी मीन्स ज़राए हैं, उसके ज़रिए से उन ख़वातीन को जो दूर दराज से जो नाबलद है अपने हुकूक से, यहाँ तक कि आपको बहुत सारे ख़वातीन ऐसे मिलेंगे कि जो अपने हुकूक का पता ही नहीं है, पता ही नहीं कि मेरे हुकूक क्या है। बिल्कुल, बाप ने 100 कनाल जमीन छोड़ा है तो उसमें एक बेटा है, एक बेटी है, तो जो बेटी है यानी कि जो बहन है उसको ये नहीं पता कि ना मैं और भाई एक भाई और बहन है, बहन को ये नहीं पता कि मेरी हक इस वरासत में क्या है। तो कैसे पता होगा? अवेयरनेस से, उसको जो हम बताने से, उसको समझाने से, शऊर से, उसके जहन में शऊर पैदा करने की जरूरत है, और वो यकीन और एक आगाही का मुहिम हो और उन तक जो है ये चीजें समझा सकें, तो यकीन हम अपने हक के लिए आवाज भी बुलंद करेंगे और वो जो है उनको हुकूक भी उनके घर के दहलीज पे जो है मिल सकेंगे। सही, बहुत शुक्रिया। ये जो आपने गुफ्तगू की आखिर में, यही इस चीज़ का हिस्सा है, यानी कड़ी है कि हम लोगों को इस हवाले से शऊर देना चाहते हैं और इसमें आपने अपना हिस्सा डाला, आपने कानूनी नुक्ता नज़र से लोगों को समझा दिया। आपकी इजाज़त से हम अपने दूसरे मेहमान की तरफ चलते हैं। हमारी दूसरी जो मेहमान है वो एक खातून है और अमली तौर पर वो फील्ड में मौजूद है और इस तरह के मसाइल का सामना करती है, मुशाहिदा करती है और इनके हल की कोशिश करती है। इंस्पेक्टर गुलशन निसा साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप चूँकि फील्ड में हैं और आप मामलात को बरह रास्त देख रही होती है, तो हमें बताइए कि घरेलू तशद्दुद और हैरेसमेंट के हवाले से क्या हमारे यहाँ की ख़वातीन पुलिस तक आती है, थाने तक आती हैं और क्या वो शिकायत दर्ज करती हैं? ये वुमेन पुलिस स्टेशन जो है, यहाँ पर ख़वातीन आती हैं और शिकायत भी लेके आती है। उनकी शिकायत हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हल भी करते हैं और उनकी बातों को सिवाय राज में रखा जाता है ख़वातीन। अभी तो जगह जगह थाने बन चुके हैं हर ज़िले में, जहाँ पर ही वहाँ शिकायत सेल कायम है और वहाँ पर ख़वातीन आती हैं। और तनासुब जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 5% से ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। अभी ये है कि ख़वातीन शायद सोचती हों कि हम जाएंगे तो थाना है, थाने में जाके क्या होगा। कुछ ख़वातीन इस वजह से अपनी शिकायत लेकर भी नहीं आती। अच्छा, कवानीन की हमने बात की, यासीन साहब ने हमें कवानीन के हवाले से बात की और समझाया कि क्या कवानीन है, तो इनको अमली तौर पर लागू करना आपका काम है। तो आप बताएं कि इस हवाले से कितना काम हो रहा है और हमारी जो पुलिस है वो किस हद तक इसमें कामयाब हो रही है? पुलिस इस वक्त, मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि हम जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है हम उन लोगों को सज़ा भी देते हैं, जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती हम उनका साथ देते हैं, उनको समझाते हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर यहाँ पर FIR होती है, सज़ा भी दी जाती है, उनको थाने में रखा भी जाता है। वो हर तरीके से जो है ना, ये 2011 में जब से थाना जो है इसका क़याम हुआ है, थाना 2011 में यहाँ पर बना है। उसके बाद यहाँ पर केस भी मेरे पास काफ़ी दर्ज रजिस्टर हुए हैं और जहाँ सज़ा की ज़रूरत है हमने सज़ा दी। जहाँ हम चाहते हैं कि किसी की इज़्ज़त नफ्स, मेरी कोशिश ये होती है कि किस ख़वातीन को ज़्यादा, जिस तरह ये जगह है, जिस तरह यहाँ की जगह, यहाँ के लोगों की इज़्ज़त का ख्याल रखा जाता है, मैं चाहती हूँ कि इसी तरह उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखा जाए, उनको ज़्यादा मंजर आम पे ना लाया जाए, उनको अदालतों के चक्कर, उनको धक्के, उनको थानों के चक्कर। मेरी कोशिश ये होती है कि उनके साथ बहुत अच्छा रवैया इख्तियार करके तो उनकी मदद की जाए, उनको रुसवा ना किया जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि हैरेसमेंट के हवाले से कोई केस जिसको आपने डील किया हो और उसके क्या मुश्किलात उसमें थी और क्या मसाइल थे और ख़वातीन का क्या रवैया था, मर्दों का क्या रवैया था उस केस के दौरान, ये ज़रा बताइएगा। हाँ, इस तरह के छोटे मोटे केसेस आते रहते हैं, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होने के या कुछ इस तरह के केसेस तो काफ़ी आते हैं। और मैंने डील में क्या यहाँ पे एज SHO ही हूँ तो काफ़ी डील भी किए हैं मैंने। किसी शोहर को थोड़ी सज़ा दी, किसी बीवी। ये नहीं है कि औरत का थाना है तो औरत फरिश्ता ही है। तकरीबन उनकी गलतियाँ देख के, उनके मसाइल देख के फिर उनको उसके हिसाब से डील किया जाता है। एक खातून अगर इस तरह के किसी मसले का शिकार है और
उसने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, कुछ दरख्वास्त देनी है, कहीं पे पुलिस के पास, अदालत में जाना है, तो आप उसकी क्या मदद कर सकती हैं, आप यानी पुलिस डिपार्टमेंट? अच्छा, यहाँ पर यकीनी बात है कि जिनसी तशद्दुद और घरेलू तशद्दुद और जिनसी हरासमेंट ज़रूर होगी, लेकिन ये कि जब तक हमारे पास शिकायत नहीं होगी, हमें आके बताएंगे नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे ये सरकारी काम है ये कि रिपोर्ट होगी, हमारे पास तहरीरी दरख्वास्त आए या ज़बानी तौर पे हमें बताएं तो हम उनका साथ देंगे, उनकी मदद करेंगे, उनको हर तरह से उनका जो परेशानी का हल होगा। ये वो मेन पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। आप आएँ, हमारे पास आएँ, आके अपनी दरख्वास्त तहरीरी बताएं, ज़बानी बताएं, बल्कि आप फ़ोन पर भी हमें बता सकते हैं, तो आपकी ज़रूर मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन हालात को ख़त्म किया जाए। अगर दूर भी कहीं पर भी लोग अगर इस चीज़ के ख़वातीन शिकार हैं तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें, मुझे बताएं। हम इसीलिए बैठे हैं, आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं। आपको हमें बताना चाहिए आपके घरों में क्या हरास हो के आप लोग अपनी ज़िंदगी मत गुजारें, आप हमारे पास आएँ, आप हमारी बहनें हैं, हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों को तमाम परेशानियों का हल हम निकाल सके। तो बहुत शुक्रिया गुलशन निसा साहिबा, आपने हमें वक्त दिया और बहुत अहम सवालों के आपने जवाब दिए। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत हम शुक्रिया। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने वक्त दिया हमें और बहुत अहम मामलात पे बात की। और इस प्रोग्राम का असल मकसद आगाही देना है और शऊर देना है कि लोग अपने मसाइल को समझें, अपने हुकूक को समझें और उनकी तरफ आगे बढ़ें ताकि एक बेहतरीन माशरा तश्कील पाए। इसके लिए हमने आज इन दोनों मेहमानों को ज़हमत दी थी। अगले किसी प्रोग्राम में दोबारा इसी मौजू के साथ और मज़ीद सवालात के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। मोहम्मद अली अंजुम और ज़िशान मेहदी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।